फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ बताएंगे। इस 15 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सेशन को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज बता दें कि आज आपको सुबह में लाइव क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन उसी के लाइव क्लास के बदले में आपको जो टेस्ट सीरीज़ तैयार कराई जानी थी वो आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में बीटा कण है। बीटा कण है, आपको बताना है कौन सा बीटा कण होगा। तो सबसे पहली बात, आपके पास 4 ऑप्शन दिया होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको बताना है कि बीटा कण है। बीटा कण क्या होता है? तो बीटा कण का आपको सबसे पहली बात, बीटा कण का एक कॉन्सेप्ट पता आपको होना चाहिए कि बीटा कणों पर जो है इकाई ऋणावेश होता है और भार जो है नगण्य होता है। यानी कि इकाई ऋणावेश होगा, यानी कि -1 इकाई ऋणावेश होगा, भार नगण्य होगा। नगण्य कहने का मतलब जीरो। यहाँ पर सभी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि नगण्य को जीरो ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो नगण्य जीरो होता है, तो बीटा -1 और यहाँ पे जीरो, जो कि करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपका, निम्नलिखित में से अल्फा कण है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। आपको हम टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अल्फा कण आपको बताना है कि अल्फा कण क्या होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज और हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बताना है कि अल्फा कण क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा कणों के बारे में एक बात आपको बता दें कि अल्फा कणों पर 2 इकाई धनावेश होता है और द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से तुलना किया गया हो, लेकिन एक चीज़ जो है हम जानते हैं कि अल्फा कणों पर 2 इकाई जो धनावेश होता है, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपका 2 इकाई धनावेश हीलियम का नाभिक होता है और यही जो है आपका अल्फा कण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है आपका पराबैंगनी किरणों का, ऑप्शन नंबर बी है आपका अल्फा बीटा तथा गामा कणों का, और तीसरा ऑप्शन है आपका रेडियो विकिरण का, किरण का, और चौथा है आपका अवरक्त तरंगे का। आपको बताना है करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा। रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण। जो भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा ये अल्फा बीटा और गामा तीनों रेस के विकिरण को प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज आपका किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका रॉन्जन ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका विलार्ड ने। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड जो है इन्होंने ही अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज की थी। ध्यान रहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो उसको आंसर आपको आ रहा है उस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। आपके पास फिर 4 ऑप्शन है, विलार्ड ने, रदरफोर्ड ने, रॉन्जन ने, डाल्टन ने। आपको बताना है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि करेक्ट आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि धनायन तब बनता है जब, आपके पास 4 ऑप्शन है। धनायन तब बनता है, कोई भी एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु के बाहर से धनावेश आता है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका परमाणु से प्रोटॉन निकल जाता है। आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि धनायन तब बनता है जब, आपको बताना है कि धनायन कब बनता है।
जब कोई भी परमाणु या फिर कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन को खोता है तब जाकर के धनायन बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ऋणायन तब बनता है। अभी धनायन का क्वेश्चन था, अभी ऋणायन का है। ऋणायन तब बनता है जब, ऋणायन कब बनता है आपको बताना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बाहर से धनावेश आता है, या फिर परमाणु से प्रोटॉन निकल जाता है। कोई भी ऋणायन तब बनेगा, ये कोई एक्स एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऋणायन तब बनेगा जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आते हैं तब जाकर के ऋणायन बनता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब जाकर के ऋणायन बनेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति कैसी होगी। आपको बताना है कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, उसके दो एटम हैं, एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये एक ही एलिमेंट के एटम हैं। जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो जो बंधन की प्रकृति होगी आपको बतानी है, वो किस प्रकृति का बंधन होगा। या आयनिक बंध होगा, कि सहसंयोजक बंध होगा, कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा, कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। आपको करेक्ट आंसर बताना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अध्रुवीय सहसंयोजक। अध्रुवीय सहसंयोजक जो है बंधन की प्रकृति होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, मीथेन अणु में है। आपको बताना है मीथेन अणु में क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका द्विसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर बी है त्रिसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर सी है एकल सहसंयोजक बंधन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है मीथेन अणु में है। आपको सबसे पहली बात मीथेन का फॉर्मूला आना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये हमसे लाइन सीधी नहीं हो पा रही है, लेकिन सभी लाइन पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा जो कि बैलेंसी कार्बन की 4 बैलेंसी को कंप्लीट करेगा। और सभी हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो है CH4 में सभी हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। तो मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसे यौगिक है जिसकी आकृति जो है ये आपकी चतुष्फलकीय होती है। अमोनिया की होती है, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है, कि जल की होती है, कि एसिटिलीन की होती है। चतुष्फलकीय बताना है। अमोनिया तो है, इसका फॉर्मूला होता है NH3 अमोनिया होता है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 ही बार संयोग करेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे चतुष्फलकीय तो बनेगा नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका है कार्बन जो है ये क्लोरीन के 4 एटम के साथ जो है रिएक्शन करता है तो बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। H2O आप जानते ही हैं, एसिटिलीन आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो आकृति होता है ये आपका चतुष्फलकीय होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, सोडियम क्लोराइड में होता है। आपको बताना है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है, कि उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, कि वैधुत संयोजक बंधन पाया जाता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पास कंपाउंड क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा NaCl। और हमेशा जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आपका होता है वैधुत संयोजक बंध। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसमें सोडियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो इसके रिएक्शन से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो हो जाएगा आपका वैधुत संयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको बताना है ऑक्जेलेट की संयोजकता है। ये कई बार पूछा गया है, ऑक्जेलेट की संयोजकता।
ऑक्सलेट एक आयन होता है जिसकी संयोजकता आपको बतानी है -2 +3 +2 +1। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ऑक्सलेट आयन की संयोजकता यदि आपको आता है ऑक्सलेट आयन की संयोजकता कितनी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन फ़िलहाल हम जो है करेक्ट आंसर बता देते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा -2। ऑक्सलेट आयन की जो संयोजकता होगी वो होगी आपकी -2। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक तत्व M 3 धनायन रखता है और दूसरा तत्व A 2 ऋणायन रखता है, तो इनसे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। आपको बताना है कि इनसे जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या होगा। इसके लिए आप अलग अलग एलिमेंट रख दीजिए। एक M है और दूसरा हमारा A है। जो M होता है, M जो है कितना धनायन रखता है, 3 धनायन रखता है। A कितना ऋणायन रखता है, 2 ऋणायन रखता है। तो आपको क्या बताना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इस तरीके को बनाने के लिए सबसे पहली बात हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, M2A3। यदि चार्ज के प्रॉपर्टी की बात ना करें तो बनेगा क्या, M2A3। ठीक है, ये आपका M2A3 जो है ये आपका बन जाएगा। एक तत्व 3 धनायन रखता है तथा दूसरा तत्व A 2 ऋणायन रखता है, तो इनसे बनने वाले यौगिकों का जो सूत्र होगा वो M2A3 होगा। अगला आपका है साल्ट। साल्ट से ये क्वेश्चन है कि मोहर लवण है। मोहर लवण क्या होता है, मोहर साल्ट किसे कहते हैं। आपको बताना है कि मोहर लवण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है सरल लवण है, कि संकर लवण है, कि द्विक लवण है, कि जटिल लवण है। आपको बताना है कि मोहर लवण कौन सा लवण होता है। तो जो मोहर लवण होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विक लवण। द्विक लवण होता है मोहर लवण। मोहर लवण जो होता है, इनके मोहर साल्ट जो होता है वो एक द्विक लवण होता है। अब हम इस सेशन के क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। ठीक है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक अवयव है, इसको सबसे पहले किसने कहा था। आर्हेनियस ने कहा था, कि ब्रॉन्स्टेड ने कहा था, कि डेवी ने कहा था, कि आपका लॉरी ने कहा था। अम्ल का आप यदि डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अम्ल का डेफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दिया है। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है यदि आपको पता होगा तो। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, यदि आपको नहीं आता है तो फिर अगली वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है, ऐसे लवण जो जल के अवशोषण करते हैं उनको कौन सा लवण कहते हैं। आपको बताना है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, कि एनहाइड्रस लवण कहते हैं, कि हाइड्रोफिलिक लवण कहते हैं, कि हाइड्रोफोबिक लवण कहते हैं। आपको बताना है कि ऐसे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं कौन से लवण कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, कि एनहाइड्रस कहते हैं, कि हाइड्रोफिलिक कहते हैं, कि हाइड्रोफोबिक कहते हैं। सबसे पहली बात तो जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये जो वर्ड है ये साल्ट से, ये आपके सोप से रिलेटेड है, तो लवण से ये रिलेटेड है नहीं। तो लवण जो है जल का अवशोषण करेगा, तो ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे, ऐसे लवण को हम कहेंगे आपको हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक लवण। इस तरीके से इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन भी समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।